30 जनवरी 2024 जेई मेन मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन अभी कर रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो रिंग है इक्वल रेडियस की है, दो रिंग है इक्वल रेडियस की है, अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द कॉमन सेंटर सी कैरिंग द इक्वल करंट आई, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर। इसके अंदर क्या है कि दो रिंग्स हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना आपको। यार एक रिंग की वजह से सेंटर पे कितना होता है वैसे, μ/2r सबको पता है। तो एक की वजह से देखो करंट अगर ऐसे जा रहा है, एक की वजह से इधर हो जाएगा और एक की वजह से ऊपर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए, μ0I/2r μ0I/2r, तो आंसर आएगा √2 टाइम्स ऑफ μ0I/2r। हाँ जी, सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना। μ0I/2r बस याद होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व है। ये कितनी देर का क्वेश्चन था ये बताइए आप? 10 से 15 सेकंडों में करने वाला था क्वेश्चन। अब आ जाओ जी अगली बात। अब ये देखो आप, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यार कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो, कैसी भी स्टेट हो, चाहे फिफ्थ हो, फोर्थ हो, थर्ड हो, मुझे तो आप ये बताओ कि यार आपने तो पढ़ा ही नहीं मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न जिन्होंने पढ़ा है, इन्होंने पढ़ा है 1-2-4 बच्चों ने, आपने पढ़ा है ना। रेशियो सेम नहीं होता, रेशियो सेम नहीं होता। ये बताइए आप मुझे, अच्छा टोटल एनर्जी, रुको देखो एक रिलेशन था कि इसके अंदर जो पोटेंशियल रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछा था, तो 1:-2 हो जाएगा ना। यार उसका डबल कर दो काइनेटिक एनर्जी का और माइनस साइन लगा दो, पोटेंशियल आ जाती है। ऐसे ही ग्रेविटेशन के अंदर था, ग्रेविटेशन के अंदर ये नहीं था क्या, सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है, माइनस साइन बस, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूमता है उसके चारों तरफ, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज बताई जाती है, ठीक है, नॉर्मल बात है ये वाली। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन सुन लो आप, ठीक है ना। इन द सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 700 ओम रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बस आपको। ये एक लूप है, इस लूप पे ये बैटरी है और ये 3 रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस क्या बताओ आप, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। आसान क्वेश्चन है यार, करंट निकाल लो पहले। ये है 3500 और 200 और 700, 700 और 3500 हो गया, ये 22, ये हो गया 44 हो गया, 44 हो गया ना, 7/44 हो जाएगा फिर, और इंटू 700 कर देना, फिर आप करंट निकल जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस कर देना, इसके अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। I इंटू आर करना था बस आपको। एक तो ये पता होना चाहिए था कि इस लूप के अंदर करंट निकालने के लिए बैटरी डिवाइडेड बाय दिस टोटल रेजिस्टेंस, ये कर दो करंट आ जाएगा, फिर करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। समझ में आई बात आपको? अब सुनो अगली बात, ये जीना डायोड का क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन जीना डायोड का। ऐसे क्वेश्चन अगेन कल भी कराया था मैंने, और मैंने कहा था बुकलेट के अंदर कई सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द करंट थ्रू जीना डायोड इफ इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 5 वोल्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस मैक्सिमम 5 वोल्ट आ सकता है इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा 15, ठीक है। और ये पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस कितना होगा 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस 15 वोल्ट तभी होगा जब कितना करंट जाएगा इसमें से, तो 15 डिवाइडेड बाय में 200, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 3/40 सेकंड चलेगा इसमें से। करंट पता लगे 3/40 का, तो इसमें से गया 3/40 एम्पीयर का करंट गया इसमें से, ठीक है ना। और अब इसमें से कितना जाएगा, इसके क्रॉस 5 वोल्ट होने को मांगता है, 5 वोल्ट चाहिए, तो 5 डिवाइड बाय 300, तो कितना आएगा यहाँ पर, 1/60 इसमें से गया, तो 3/40 में से 1/60 इसमें से गया, बाकी इसमें से देख लो कितना जाएगा, सोल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा आपके पास। मतलब अगेन जीना डायोड का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत, और इसके जो ना, इसको हम जीना डायोड पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगी कहानी क्या है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन से एटलीस्ट तो पता लग रहा है कि जब जीना डायोड में पढ़ाऊंगा तो ध्यान से तो सुनोगे आप, आपको पता लगेगा कि यार मतलब जो है, एक बार बताओ यार, ये वाली चीज है, बेसिक पॉइंट है ना, नहीं है बेसिक पॉइंट है। एक डाइपोल के केस में एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पोटेंशियल बताओ, कितनी बार सुना है मैंने, खूब सुना है ना आपसे। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kp/r³, 2 kp/r³ होता है यार, 2 kp/r³ होता है। और इक्वेटोरियल लाइन पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ पहले तो, अपोजिट में हो जाएगा kp/r³, और पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे, और उधर नेगेटिव साइन के पास माइनस kp/r², और इक्वेटोरियल लाइन पे सिर्फ इतना पता हो, ये फॉर्मूले पता हो, स्लाइड है बस वो पता हो, तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। इसने बोला है कि ये क्या पूछा था इसने, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये, 1/r² आएगा ना इसके अंदर, ये आ गया आंसर, क्योंकि kp/r² होता है फॉर्मूला, kp/r² होता, हो गया ये, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, अरे यार ये मैडम ने क्या कर दिया, शर्मन सर नहीं थे तो ये ए हटा दिया, कि ये क्या कर दिया, चलो जो भी था यार, दिख जाए थोड़ा बहुत, काम चल जाएगा अपना। क्वेश्चन कटा हुआ है,
ये क्वेश्चन सुनो क्या है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है ये। भाई फिजिक्स के टीचर अगर कंप्यूटर पे बैठेंगे तो ऐसे ही होएगा। ये रहा क्वेश्चन। ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट √2 एम्पियर। एक वायर है, ये कितना करंट कैरी कर रही है बताइए? √2 एम्पियर करंट कैरी कर रही है, ठीक है ना। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है ना। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वायर फाइंड द फोर्स। फोर्स कितना लगेगा? आई एल बी साइन थीटा, थीटा 90 है यार। आई एल बी लगना था, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है ना आपको? नहीं लगता आई एल बी के बराबर साइन 90, सिर्फ आई एल बी लगाना था आपको। आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे? √2। लेंथ कितनी आएगी इसके अंदर? लेंथ तो दे रखी है इसमें, लेंथ दे रखा है आपको, हाँ यूनिट लेंथ 1 आएगी। और बी कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁴। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। आसान है ये वाला तो यार, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस कि करंट कैरिंग वायर एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसके ऊपर फोर्स होता है एल बी साइन थीटा। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सॉल्व। ये वो है अपना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन के अंदर एक बात बताइए आप मुझे, इसमें क्या करना आपको? ये जो फॉर्मूले बताए थे उनसे होना है। इसने क्या बोला है कि ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? इन इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट 220 वोल्ट इज अप्लाइड इन ए प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में कितना है यहाँ पे? 220 वोल्ट है, ठीक है। हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 100, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 है। फाइंड आउट द आउटपुट करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ये 3 ओम रेजिस्टेंस से आउटपुट करंट पूछा, कितना आएगा? करंट कितना आएगा? इफ द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज 10, यहाँ पे 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं यार। एक बात बताइए, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन तो यानी कि 1/10 हो जाएगी ना वोल्टेज, वोल्टेज होगी 1/10, तो करंट क्या हो जाएगा? 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज 10 गुना कम तो करंट 10 गुना ज्यादा, तो करंट 10 गुना ज्यादा चलेगा इसमें। वोल्टेज 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, वोल्टेज 10 गुना ज्यादा 22 हो जाएगा इसमें। दोनों के अक्रॉस कितना आएगा? अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स 10 गुना कम है तो वोल्टेज भी 10 गुना कम, तो 22 वोल्ट आएगी दोनों के अक्रॉस। दोनों के अक्रॉस मिला के 22 वोल्ट, तो 22 वोल्ट आएगी पूरे के अक्रॉस। तो करंट कितना चलेगा? 22 / 5, तो इसमें से भी करंट इतना ही जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3, तो 22/5 आंसर है। करंट पूछा तो 22/5। सिंपल है यार ये तो। यार वो जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहाँ जो सिर्फ लिखी थी वो स्लाइड जो थी, बस वो पता हो, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आते ही उसी में से आएगा, क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। मैंने उस टाइम भी कहा था। अब सुनो अगली बात, एसी सर्किट है, पावर फैक्टर क्वेश्चन आएगा ये वाला। पावर फैक्टर क्या होता है बताइए? XR बाय जेड ना, XR बाय जेड। XR कितना है यहाँ पे? देखो LR सर्किट है, रुको LR सर्किट है, इसका पावर फैक्टर दिया हुआ है 1/√2। पावर फैक्टर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये? अच्छा ओमेगा पहले कितना था? 1000, अब कितना है? न्यू पावर फैक्टर पूछा इसने, तो यार XR बाय में फॉर्मूला क्या था इसका? LR सर्किट है ना, XR² प्लस में XL का स्क्वायर पूरे का, यही करोगे ना आप इसमें। अब सुनो, XR की जो वैल्यू है और इसमें पावर फैक्टर कितना है यहाँ पे? 1/√2। पावर फैक्टर 1/√2 कब होगा? जब एंगल कितना होगा यहाँ पे? 45 डिग्री पे, यानी डेल्टा वाई पता लग गया, फेज डिफरेंस पता लग गया, 45 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस 45 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फेजर डायग्राम होता है, इधर क्या होता है? XR, ऊपर क्या होता है? तो ये बीचों बीच आएगा, इसका मतलब ये XR और XL क्या थे? सेम। XR और XL सेम है। अच्छा ये बात पता लगी इस पावर फैक्टर से, तो ये क्या हो जाएगा? √2 XR डिवाइड बाय में XR का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर, √2 XR नहीं, ये सिर्फ देखो ये भी XR का स्क्वायर है ना, 2XR स्क्वायर हो जाएगा अंदर, तो क्या आ जाएगा? XR से XR कैंसिल, तो कितना बनेगा? 1/√2 ही आएगा। तो घूम के सुनो देखो करते हैं,
न्यू पावर फैक्टर पूछा, क्या हो जाएगा? एक बार बताओ आप, एक्सेल क्या होता है? एक्सेल ओमेगा होता है, ओमेगा को डबल कर दिया, एक्सेल डबल, ओमेगा को डबल करने से एक्सेल डबल, ये वाली वैल्यू क्या होगी? डबल होगी। मतलब अब पावर फैक्टर आएगा एक्स आर डिवाइड बाई में एक्स आर का स्क्वायर प्लस में, ये डबल हो गया 2xr, 2xr का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो क्या आंसर आएगा? एक्स आर डिवाइड बाई में √5 XR आएगा आपके पास, यानी 1/√5, ये आएगा पावर फैक्टर, ये 1/√5 आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात आपको? आसान है यार ये तो। क्या कह रहे हो? वोल्टेज से क्या, रिएक्टेंस पे क्या फर्क? वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ा दो घटा दो, अब ना उस पर पावर फैक्टर पे फर्क पड़ता, और ना ये एक्सएल एक्सआर एक्सी इन पे डिपेंड करता, फर्क पड़ता। इनमें कहाँ बैटरी कहाँ है? जो फॉर्मूला होता है XR/Z, इसमें बैटरी की वोल्टेज कहाँ पर है? सिर्फ वो सिर्फ ओमेगा है, एल है, आर है, सिर्फ यही तो है बस इसके अंदर। तो बैटरी की वोल्टेज डबल कर दो, 4 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, 1000 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आ रही है बात समझ में आपको? मैंने सिर्फ नजर ही मारी थी इसके ऊपर, मैं सोल्व आपके फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके सामने ही। एक इसे E/B = C को पकड़ रखा है इसने। C क्या होता है? E/B, और ये हमने अभी भी पढ़ाया था कुछ, मतलब जो है ये हमने अभी भी बताया था, इसके पीछे ही पड़ गया हमने, थोड़ा बता तो क्या दिया। देखो इसके अंदर जो है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, कोरस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। यार एक बात बताओ, E0/B0 किसके बराबर होता है? C के। तो B0 की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? E0/, इसको C से डिवाइड कर दो, किसे डिवाइड कर दो इसको? तो B0 आ जाएगा, सब में ही कर रखा है, तो ये गलत है। E0/C फेज सेम रहता है, ये बात एक प्रॉपर्टी थी कि सेम फेज रहेगा। तो इसमें ओमेगा टी माइनस KZ है और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब लेकिन परपेंडिकुलरली तो करते हैं। हाँ, लेकिन जाएंगे तो एक के लोग ओमेगा टी माइनस KZ, ओमेगा टी माइनस KZ, ओमेगा टी माइनस KZ, ओमेगा टी माइनस KZ, या आई कैप है तो आई कैप में ही जाएगा वो, तो ये आई कैप है। अच्छा, एक ऐसे कर रहा है तो एक ऐसे करता है, ठीक है, तो जे कैप आना चाहिए इसके अंदर, तो ये आई कैप वाले गलत हो गए, बी आंसर करेक्ट है इसका। समझ में आ गई बात आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, सिर्फ प्रॉपर्टी जो थ्योरी लिखवाई थी उसके ऊपर है, मतलब जो है बेस्ड है। एक फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, R = R0 × में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को 2 बार लगाना है, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके अलावा लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी कैलकुलेशन में फंसने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन है सिर्फ। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन है, आप कहोगे कि सर आपने अभी जो स्फेरिकल मिरर की जो बुकलेट है ना, मिल चुकी कि नहीं मिली? दूसरी बुकलेट में है, ठीक है ना। अब सेकंड बुकलेट जब कर लोगे ना, उसी क्वेश्चन जब आप सोल्व कर लोगे, आप कहोगे रियल में सर ये वाला क्वेश्चन तो इतना, मतलब जो है ना, देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। इतने टफ क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो मिरर फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं, मिरर फॉर्मूला भी नहीं लगाना है इसमें। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्चुअल इमेजेस विच इज ऑफ ट्वाइस द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर है, एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट इज 45 सेंटीमीटर। ये 45 सेंटीमीटर क्या दे दिया इसने? क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बस। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, अच्छा इसने ये बोला है कि अगर ये एक्स पे तो ये किस पे है? 2x पे वर्चुअल इमेज। तो इसमें यानी कि जब डबल डिस्टेंस होती है तो साइज भी डबल ही होता है, रूल होता है। अगर डिस्टेंस डबल तो साइज भी डबल, मैग्निफिकेशन 2 ही आएगी उसके इसके अंदर। तो मैग्निफिकेशन 2 तो वैसे ही देखते ही पढ़ते ही पता लग रहा है, तो ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का गैप 45 है, इनके बीच का गैप क्या है यहाँ पे? 45 है, यही कह रहा है। ये 45 क्या लिखा हुआ है इसने? एंड ऑब्जेक्ट, ये मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज 45, वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का गैप है क्या? ये 45। बस ये x है, ये कितना है? 2x है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 45, तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इसने थोड़ा सा ऐसे ही लिख रखा है, थोड़ा सा n लिख दिया x की जगह, ठीक है ना। मैं करा दूंगा इसको, आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस सीधी सी बात है यार। ये अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? जिसने थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट P और F के कहाँ पर है? F है, 2F है, कहाँ पर है ये ऑब्जेक्ट? रे ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ध्यान है किसी को? किसने पढ़ा हुआ है? P और F के बीच में होगा, P और F के बीच में है, बिल्कुल। ये P और F के बीच में होता तभी ऐसा होता है, समझ आ रही है बात आपको? P और F के बीच में जब है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर और इमेज तो यहाँ पे बनेगी, डबल डिस्टेंस पे बनेगी इसके अंदर। तो डबल डिस्टेंस पे बनेगी तो डबल साइज हो जाएगा इसमें, ठीक है।
अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। यार ये देखो, मतलब ये क्या कह रहा है कि एक सर्किट है, इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। इन दोनों पॉइंटों के बीच में कुछ भी नहीं है ना यार, इन दोनों पॉइंटों के बीच में ना कोई बैटरी है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई रेजिस्टेंस है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। इस रास्ते से चले जाओ, ऐसे लेके सी तक, तो सी से लेके इस रास्ते तक चले जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था दोनों के बीच में, जीरो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही है बात आपको? कोई कहता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, जीरो। इसके और इसके बीच में बताओ, जीरो। ये सब तो बीच में जो कुछ ही लगा दो, 2-4 बैटरी और लगा दो बीच में, 2-4 रेजिस्टेंस और लगा दो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ना है इससे। ठीक, आंसर तो जीरो ही आना इसमें। अरे माने कि नहीं माने इस बात को? एक ये वाला क्वेश्चन सुनो आप, ये क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत किया होगा, ये अभी उसमें एटॉमिक सेक्शन में पढ़ाएंगे आपको कि इसके अंदर जो है ना माइनस, ये कह रहा है कि ये एक बात बताओ, मैंने ना एनर्जी लेवल डायग्राम याद करवा रखा है, एनर्जी लेवल डायग्राम याद करवाता हूँ हर साल। -0.85 ये किस सेल की एनर्जी होती है? पहली सेल की एनर्जी क्या होती है? -13.6 होती है माइनस। दूसरी सेल की एनर्जी -3.4, तीसरी सेल की -1.5, शाबाश। चौथी सेल की एनर्जी -0.85 होती है, चौथी सेल की एनर्जी होती है। पांचवी सेल की एनर्जी मैंने बताया ही नहीं यार, चौथी सेल की एनर्जी माइनस, मतलब मैंने याद करने के लिए कहा ही नहीं आपको, 4 याद करने के लिए कहा था। -0.85 होती है चौथी सेल की। अब ये कह रहा है कि चौथी से जंपिंग हो रही है, थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में, इससे जंपिंग अगर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइप की जंपिंग होगी? ज़्यादा से ज़्यादा। इसका एक ट्रिक होता है n × n-1/2, तो n किसके 4 पुट कर दो, सॉल्व कर लो, 6 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी। ये क्वेश्चन कैपेसिटर जोड़ने वाले, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बताइए? एक सी और एक वी की बैटरी जोड़ दी, चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? CV। इसमें कितना चार्ज आएगा? 4 CV, क्योंकि 2V की बैटरी है और 2C का चार्ज है, कितना 2C का कैपेसिटेंस है और बैटरी कितने की है? 2V की, तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर बताइए? 4 CV का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा इसके ऊपर? इस पे आएगा 4 CV का चार्ज, इस पे कितना चार्ज आएगा? CV का चार्ज। अब इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया, किस में जोड़ते दोनों को? पैरेलल में। तो अगर एक CV वाला है, ये C वाला कैपेसिटर है और ये 2C वाला है, पैरेलल में जोड़ दिया, इसमें CV का चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है? 4 CV। ये चार्ज दोबारा से मतलब इसमें जाएगा, इसे इसमें, कुछ इस तरीके से जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए दोनों में। ठीक है ना? ये 1:2 में है ना, तो जो टोटल चार्ज इकट्ठा कर लो वो भी 1:2 में ही हो जाएगा। CV + 4 CV कितना होता है? 5 CV। 5 CV को 1:2 में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 CV को 1:2 में डिवाइड करना पड़ेगा, 5/3, इसे एक पे जाएगा 5/3 CV और दूसरे पे जाएगा 10/3 CV। इतना इतना चार्ज हो जाएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड पूछिए, निकाल लो। ठीक है ना? एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स इतनी, इसकी एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो आप, Q²/2C से, इसकी निकाल लो Q²/2, दोनों का सम ले लो, इससे इक्वेट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कैलकुलेशन के अंदर, बस। ये क्या कह रहे हो? Q²/2C से 5/3 CV का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C प्लस में 10/3 CV का स्क्वायर डिवाइड बाई में 2 × 2C। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके कितना बनेगा? ये 25 डिवाइड बाई में 18 CV² प्लस 25 बाई में 9 CV² बनेगा ये। ठीक है ना? इसका भी यही बना होगा, यही बने इसके भी। 18 एलसीएम ले लो आप, सोल्व ऐड करके ये आ जाता है 50, ये आ जाएगा 25/6 CV²। इसको इससे इक्वेट कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सर पोटेंशियल सेम है ना दोनों के पास, तो फिर चार्ज तो उल्टे रेशियो में आएगा। ऐसा रेजिस्टेंस में होता है, कैपेसिटर में नहीं होता। कैपेसिटेंस में तो जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वही चार्ज का रेशियो होता है, बताया हुआ है यार क्लास के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं इसके। हो गया ये वाला पेपर। तो दूसरे पेपर पे आ जाओ जी। ट्वेल्थ फेज 1 30 जनवरी का था ये। तो ये सिर्फ 12th पार्ट डिस्कस कर दिया मैंने शायद, है ना? इसका 11th का पार्ट अलग से है शायद, ये वाला तो नहीं है, ये रहा, यही है 11th। इसका 11th कर रहे हैं डिस्कस। ओके, एक्चुअल में क्या था, मैंने ये 11th वाला ओपन कर रखा था। ठीक है, 12th वाला ओपन कर, ये वाला, ये पहले इसका, अभी हमने जो शिफ्ट कर रहे हैं ना हम, ये वाली, ये पता कौन सी शिफ्ट चल रही है अभी? ये शिफ्ट चल रही है
मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है ये वाली, और मॉर्निंग शिफ्ट का हमने 12th वाला पार्ट डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। अब मॉर्निंग शिफ्ट का 11th वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सुनो, तो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यार ये शक्ल देखते ही आपको पता लग रहा होगा, बहुत बार आ चुका पेपर के अंदर, ये कई बार कर चुके हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है ये वाला। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ये बताना आपको। इस केस के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये इधर क्या लगेगा, एक इधर क्या लगेगा mg की वैल्यू जाएगी 40, mg sin 30 की वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी, साइन थीटा 20 इंटू में 3/5, वैल्यू भी तो बता दो। 37 से तो काम थोड़ी चलेगा। 12 इधर लगेगा, 40 इधर लगेगा। अच्छा इधर क्या टेंशन कितनी है, टी, पूरे में टेंशन इधर भी कितनी है, टी इधर भी कितना टी, तो इधर कितना हो जाएगा ये 2t, ऊपर भी कितना हो जाएगा 2t। इसमें ऐसा करो, एक्सेलरेशन इधर मान लो इसका, एक इसका भी एक्सेलरेशन इधर मान लो, दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक इक्वेशन बनेगी t - 12 इक्वल्स टू 2a, ये बनेगी पहली इक्वेशन। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी 40 - 2t इज इक्वल्स टू 4a। दो इक्वेशन दोनों नॉन सोल्व हो जाएगा। मतलब लॉज ऑफ मोशन के जो एफबीडी इफेक्ट के जो क्वेश्चन है उसका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। इसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन देता तो थोड़ा सा टफ बनता ही, हल्का सा ठीक ठाक लेवल बनता। फ्रिक्शन भी नहीं दिया, स्मूथ सरफेस है बस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एज इट इज डीपीपी का है, सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया हुआ है देखो, सुनो आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, याद हो, कुछ दिक्कत ही है ना, अपने को याद नहीं है कुछ भी। आपको ये सारा कुछ याद हो ना तो मजा ही आ जाए। एम मास, स्पीड क्या है बताइए इसकी, वी, एंगल कितना ये वाला 30 डिग्री। जब ये बॉल यहाँ पहुँचेगी, तो उस टाइम स्पीड बताओ पहले तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, कोई बताएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, वी cos थीटा, कितनी हो जाएगी √3v/2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट के अबाउट। इसका एंगुलर मोमेंटम जब ये बॉल यहाँ पर है तब का एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट के अबाउट। कैसे निकालने कोई बताएगा? हाँ जी शाबाश। आर क्रॉस पी से कैसे निकालना, तो सही आर क्रॉस पी से निकल जाएगा। डायरेक्शन भी आ जाएगी, θ/2 हाइट मिल जाएगी, ये हाइट आ जाएगी। हाइट कितनी आएगी यहाँ पे, u sin थीटा ये आ जाएगी v sin 30 यानी कि v/2 का स्क्वायर बाय में 2g, v²/8g आ जाएगी। ये तो हाइट आ गई जी, ठीक है। अब बताओ आगे, MVR कर दो ना बस। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR होता है। मास कितना है इसका, मास तो m ही है, आंसर m की टर्म्स में। वेलोसिटी कितनी है इसकी, √3v/2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कर दो, v²/8g। लो क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ गया। समझ में आ गई होगी बात आपको, आसान था ये वाला क्वेश्चन। ये वाला सेम क्वेश्चन डीपीपी के अंदर भी है, टेस्ट के अंदर भी है। किसी को डाउट हो मेरे पास ले आना, डीपीपी में दिखा दूंगा। उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्लास के अंदर ही करवाते हैं हम लोग, 11th के अंदर, दूसरी क्लास में ही करवाते हैं कि बॉल यहाँ पर है, जब ये बॉल यहाँ आएगी, ठीक है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना आपको। ये यहाँ से 0.5 मीटर पे जब ये बॉल आएगी तब इसकी वेलोसिटी बतानी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। ये 1/2 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बस। यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, क्वेश्चन सोल्व कर लो बस। यहाँ पे इसको रेफरेंस मान लो आप, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल 0 हो जाएगी, और कर लो आप सॉल्व, आ जाएगा ना आंसर। सिंपल के क्वेश्चन है बिल्कुल ही। एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाना है इसके अंदर। बॉल ऊपर से नीचे आ रही हो, नीचे से ऊपर जा रही हो, एनर्जी कंजर्वेशन कभी लगा लो, ठीक है ना। अब सुनो अगला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ दम नहीं है। देखो आप, इसके अंदर जो है ना, बॉल रिलीज फ्रॉम द हाइट 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉल को 10 मीटर की हाइट से छोड़ दिया जी, कितनी हाइट से छोड़ दिया, 10 मीटर की हाइट से, और ये जंप करके वापस चली गई 5 मीटर की हाइट तक। किस हाइट तक चली गई है, 5 मीटर की हाइट तक चली गई। आपको इसमें ये बताना है कि इसके ऊपर इंपल्स कितना लगा। कोई इंपल्स का फॉर्मूला बताया क्या होता है इंपल्स का फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम होता है, शाबाश, चेंज इन मोमेंटम होता है। पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल, तो यहाँ पे जो डेल्टा पी चेंज इंपल्स होता है, पी फाइनल माइनस में पी इनिशियल। हम बताओ क्या करेंगे उसके बाद,
रखा जाए तो 10 की फिर 5 की। सही बात है, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी √2gh से, एक यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ का मोमेंटम पता लग गया, यहाँ का मोमेंटम पता लग गया, डिफरेंस लेना दोनों का, बस यही कर रखा है। देखो आप, ये वेलोसिटी यहाँ की आ गई, ठीक है ना, फिर यहाँ की वेलोसिटी आ गई, फिर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन माइनस में माइनस, 2 बार माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगेन कॉलेजन की पहली क्लास में किए हुए हैं, ठीक है ना, कॉलेजन की पहली क्लास में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन बेस्ड, एक रेड बॉक्स बना रखा था मैंने, उसके ऊपर ही दे दिया ये वाला, एक इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी। एक बात बताइए आप, एक रोड है, रोड उसकी लेंथ को और एरिया को मैं चेंज कर दूं, खींच के दबा के उसको, तो क्या यंग्स मॉडुलस चेंज होता है उससे? यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी यार। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाउ, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया बताइए, डबल कर दिया, तो वाई के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वाई पे क्या फर्क पड़ना है, वाई तो वाई रहता है, वाई कभी चेंज ही नहीं किया हमने आज तक कभी किसी क्वेश्चन के अंदर, वाई तो जो है वही रहेगा यार। ये तो वही बात होगी, वाटर का रिफ्लेक्टेड एक्सचेंज थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, स्मूथ सरफेस का तो म्यू है वो 0 ही रहेगा। तो इसी प्रकार यंग्स मॉडुलस तो वही रहता है, वो तो स्टील है तो स्टील रहेगा बस, ठीक है। अब सुनो अगली बात यार, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, √3RT/m पता ही होगा ये वाला, बस उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। एक ये वाला क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड अगेन, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये एक प्लेनेट है जैसे, ठीक है ना। एक बात बताओ आप, किसी मास की वजह से, एक पॉइंट मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है, कोई बताएगा? -gm/r होता है, माइनस, और ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? gm/r², gm/, बस ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व है। ये एक पॉइंट मास मान लो मैं दे दूं आपको, और इसे r डिस्टेंस पे कह दूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, तो आप बोलोगे -gm/r, और ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होना चाहिए? बस इतना ही चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। इसमें बोला कि अर्थ है, इसका रेडियस तो दे दिया 6400, रेडियस कितना दे दिया 6400 किलोमीटर, और फील्ड दे रखा आगे किसी h डिस्टेंस पे, यहाँ से h डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है, तो यहाँ का जो फील्ड होगा, फील्ड वो होगा g, मास है इसका me, अर्थ मान लो कोई और प्लेनेट मान लो, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 6400 प्लस में इसका होल स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। फील्ड दे रखा है इसने 6.4, कितना दे रखा है आपको 6.4, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस का g/6400 प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये वैल्यू दे रखी है। दो इक्वेशन से सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास, थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन फॉर्मूले दो ही हैं बस। देखो ये लगा रखा है, एक तो ये gm/r लगा दिया इसने, बस माइनस दोनों तरफ से हटा दिया, एक gm/r² लगा दिया, ये कर दिया, फिर आगे सोल्व कर रखा है इसको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई ये बताएगा, डायमेंशनल क्वेश्चन है ये वाला, अभी कराएंगे डायमेंशन, 2.5 घंटे की क्लास लगेगी इसमें। ये बताओ आप, सरफेस टेंशन की डायमेंशन कैसे निकाले, कोई बताएगा? फोर्स पर लेंथ होता है ना, F/L होता है, सबको पता है यार F/L, ठीक है ना। अच्छा विस्कोसिटी बताइए कैसे निकालें, इसकी डायमेंशन कैसे निकालें, मैंने फॉर्मूला करवाया हुआ है। ड्रैग फोर्स होता है ना 6π/r/v, बुकलेट में लिखा हुआ है 6π/r/v, उससे आ जाएगा डायमेंशन, F = 6π/r/v, r की डायमेंशन पता है, v की पता है, f की पता है, नीटा की आ जाएगी आपके पास, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mvr, तो यहाँ से देखिए m की पता है, v की पता है और r की पता है, तो आ जाएगी l की भी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताएगा, क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला? ½ I⍵², ये कोई भी एनर्जी हो यार, मैंने बताया था सेम ही रहेगी, एनर्जी तो कोई भी हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, एनर्जी तो mL/T-2 होती है, ठीक है ना। तो वहाँ से आ जाएगी आपके पास, सबकी डायमेंशन आ गई, मैचिंग हो जाएगी। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है यार, सारी डायमेंशंस कराएंगे अभी, वो वाली जो क्लास होगी उसमें। चलो ये बताओ आप मुझे, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना बेहद आसान है। एक बार बताओ आप मुझे कि ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर 1 मीटर की दूरी पे एक पत्थर रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये घूमना शुरू करता है, ठीक है ना। घूमेगा तो इसकी फिसलने की टेंडेंसी तो रहेगी, ठीक है ना। एक अगर ये धीरे धीरे घूमे, धीरे धीरे, तो ये फिसलेगा नहीं, तो तेज हो जाएगा तो ये फिसलने की टेंडेंसी रहेगी। अब ये क्या है, डिपेंड करता है, अगर नीचे रफनेस अच्छी खासी है तो फिसलने का चांसेस कम है, अगर नीचे स्मूथ सरफेस हुआ तो फिसलेगा ये। नीचे क्या होनी चाहिए, रफनेस। ये क्या कह रहा है कि नीचे म्यू कितना होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एफएस मैक्स क्या होना चाहिए यहाँ का, तो एफएस मैक्स जितना यहाँ पे से देखो, यहाँ पे इसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है कौन पूरी करेगा, फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट देख लो कितनी है, सेंट्रीपिटल का फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, एक तो mv²/r होता है, और एक क्या होता है mr, ये फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी हो जानी चाहिए बस, फ्रिक्शन इतना तो होना चाहिए कम से कम, mr⍵², फिर तो नहीं फिसलेगा ये। फ्रिक्शन mr⍵² के बराबर, mr⍵² लगाना था, मास दे रखा आपको 2 kg,
रेडियस आपको दे ही रखा है 1 मीटर और ओमेगा आपको दे रखा है 4, इस एमआर ओमेगा स्क्वायर में पुट कर तो आंसर आ जाएगा 32। सिंपल सी बात है यार। क्या पेपर टफ था क्या ये वाला? एक तो बोलते ही नहीं है आसान था कि टफ था। सर टफ था मेरे लिए, तो मैं क्या बताऊं सर। अब ये देखो वो उसका दे दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन दे दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपने दे दिया क्या पेपर? दे चुके आप? जेईई मेन का होएगा आपका? मेडिकल क्या हो? अच्छा मुझे लगा नॉन मेडिकल का। इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t to t plus 1 seconds. A particle is having uniform acceleration. Its displacement t, ये एक ही सेकंड की बात कर रहा है, t से लेके t plus 1, t से लेके t plus 1, एक ही सेकंड की बात हो रही है। 120 मीटर ट्रेवल हुआ है। कितना ट्रेवल हुआ बताइए? किसी पर्टिकुलर t ये है t plus 1 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ है? जब 3 to 4 करते हैं मतलब 4 सेकंड की बात हो रही है। 5 to 6 करते हैं तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? 6 सेकंड की। तो n t से t plus 1 की बात कर रहे हैं तो t plus 1 सेकंड की बात हो रही है। फॉर्मूला लगाओ आप, s इक्वल्स टू u, u की वैल्यू तो 0 ही होगी यहाँ पे। u की वैल्यू तो नहीं तो रखी क्या इसने? सुना आप, u की वैल्यू तो u मान लो, चलो s की वैल्यू 120, u की u प्लस में a/2 इंटू 2n-1, n की वैल्यू t plus 1 आ जाएगी यहाँ पे। एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक इसने बोला है एंड चेंज इन वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड, तो इस एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 50 है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी कर दो आप। a की वैल्यू 50 हो जाएगी, मतलब एक सेकंड का चेंज दे रखा है यार, सीधी सी बात है, 50 हो जाएगा। एक सेकंड का चेंज दे दिया इसने, तो एक सेकंड का चेंज वही तो 50, वही तो एक्सेलरेशन ही तो है इसके अंदर। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 50, a दे दिया आपको। अब ये कह रहा है कि t plus 2 सेकंडों में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये a की वैल्यू 50 इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू क्या पुट कर दोगे इसमें? 50, ठीक है ना। एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी। और t plus 2 सेकंडों की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें t की जगह क्या पुट कर दोगे? t plus 2। यहाँ से कुछ u की टर्म्स में कुछ निकल के आएगा, वो यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बस, ठीक है ना। इसके अंदर आप सोल्व कर लेना, देख लेना इसको कैसे किया हुआ है। कैलकुलेशन थोड़ी सी है इस क्वेश्चन में, सीधी सी बात है, टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन है, अब एक बात बताओ, ये आपको आता है? सारे बच्चे कर देंगे इसको, सबको पता है। इसको करेंगे छोड़े हैं, इसको 3-4 मिनट भी खा सकता है क्वेश्चन तो कैलकुलेशन में। ऐसे ही मजाक लग रहा है, इसको समझने में फिर सोल्व करने में 4 मिनट खाएगा ये क्वेश्चन। तो कई जगह से टाइम तो बचाना पड़ेगा आपको, ताकि इस क्वेश्चन को कर सकें। इसको छोड़ोगे फिर कोई ना कोई कहेगा ये सेकंड इक्वेशन मोशन वाला क्वेश्चन छोड़ दिया गया, ये भी नहीं आती थी, फिर मन में भी लगेगा ये क्वेश्चन तो आता था, ये छोड़ दिया, बताओ। तो यार टाइम तो आपको बचाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन है, मैंने जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करवाया तो पहला ही क्वेश्चन ये करवाया था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डीपीपी के अंदर भी है, टेस्ट के अंदर भी है। देखो क्वेश्चन क्या है ये बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक डिस्क है, आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी? ओमेगा। आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक आइडेंटिकल डिस्क, एक आइडेंटिकल डिस्क, इसके ऊपर छोड़ दीजिए तो थोड़ी देर बाद ये भी घूमना शुरू हो जाएगी, दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू होंगी। तो वो जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है वो निकालनी है पहले। तो कितनी हो जाएगी? ओमेगा/2 हो जाएगी ना, ओमेगा/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये केस किया हुआ हमने। अब पहले की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखो और बाद की लिखो, उनका डिफरेंस देख लो, आंसर आ जाएगा। लॉस आ जाएगा आपके पास। लॉस पूछा था इसने, ये पहले की है, ये बाद की है, और डिफरेंस ले लिया, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, 30 सेकंड का क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन है, अगेन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में इसमें टेंशन निकालोगे स्ट्रिंग में कितनी है? स्ट्रिंग में टेंशन निकालोगे ना आप? कैसे निकलेगी स्ट्रिंग में टेंशन? निकल जाएगी। mg कितना लगेगा? 30, mg 30 लगेगा। ये 30 तीनों को चलाएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा 30/9। एक्सेलरेशन कितना आएगा इसमें? 30/9। अब इसमें इक्वेशन लगा दो, 30 - t इज इक्वल्स टू ma, तो 3 × 30/9। सोल्व कर लो, यहाँ से टेंशन आ जाएगी। ठीक है ना, टेंशन आ गई, ये वाली 20 न्यूटन आ गई। सोल्व करके टेंशन आ जाएगी। अब इसने ये बोला है कि इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप्ड बताओ कितना होगा स्ट्रेन। यार एक बात बताओ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है बताओ? y। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है? y। ये तो स्ट्रेस है ही। देखो टेंशन बाय एरिया करो आप, ये एरिया दे रखा आपको। टेंशन बाय एरिया करने से स्ट्रेस आ जाएगा। फोर्स बाय एरिया तो स्ट्रेस, तो
ये टेंशन दे दी, ये एरिया कर दिया, तो टेंशन बाई एरिया करने से क्या आया? स्ट्रेस। और स्ट्रेन हमें निकालना है, उस साइड ले जाएंगे। हाँ, और वाई दे ही रखा है अपने को, ये रहा वाई दे रखा है, और टेंशन बाय एरिया करने से स्ट्रेस आ जाएगा, तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आसान है कि नहीं है वाला क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी के मन में? हो गया पेपर तो खत्म, कम नहीं थे। पूरे थे 27 क्वेश्चन है। तो ये तो पिछले पेपर के मिला के ये एक ही पेपर हुआ है, अभी 2 नहीं हुए हैं। वो 12th का पार्ट था, ये 11th का पार्ट है, मिला के अभी तक एक ही पेपर हुआ है ये।